दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में जो कि है कश्मीर को लेकर। कश्मीर का इशू कौन सही कौन गलत, इस पर इंटरनेट भर गया है प्रोपेगेंडा से। आज हम ना इंडिया जिंदाबाद के स्लोगन लगाएंगे ना पाकिस्तान, सिर्फ टाइमलाइन देखेंगे 1947 से लेकर आर्टिकल 370 हटने तक और 370 हटने के बाद आज तक क्या हुआ है, कौन सा वॉर कब हुआ, यूएन ने क्या किया, कितने लोग मरे और आज ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। ये वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी, डिफेंस, स्टेट, पीसीएस, कोई भी बच्चा जो कि कश्मीर के बारे में जानना चाहता है, आज यहाँ से रियलिटी है जो कि वो देख सकते हैं, ताकि आप फैक्ट बेस्ड ओपिनियन बना सकें, ना कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड बेस्ड। अगर आपको ऐसे क्लीन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट 1947 से आज तक बिना कोई प्रोपेगेंडा के, बिना कोई ऐसा फेक न्यूज के जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर भरी पड़ी है। यहाँ पे पहलगाम was orchestrated by Pakistan spy agency ISI. उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आप देख रहे हैं लर्न विद भुनेश और यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कश्मीर इशू के बारे में। इस पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे इमोशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कश्मीर पंडित का दर्द अलग है, कश्मीरी मुस्लिम्स का दर्द अलग है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अपने नैरेटिव्स हैं, जिसमें पाकिस्तान जो इंडिया के अंदर इंटरनेट का प्रोपेगेंडा फैलाता है वो और भी बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। इस वीडियो का गोल जो है वो बहुत ही सिंपल है, टाइमलाइन समझना 1947 से लेकर 2019 तक क्या मेजर इवेंट हुए और 2019 से 2025 तक क्या बदलाव कश्मीर में देखने को मिले। डाटा पॉइंट्स होगा वॉर से रिलेटेड, यूएन के रेजोल्यूशन, कैजुअलिटीज, माइग्रेशन। मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो बहुत लोगों के व्यूज है जो कि डिफर करते हैं, लेकिन मैं क्लियरली बोलूंगा कि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो पूरा फैक्ट बेस्ड करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग बात करेंगे वो ऑफिशियल व्यूज हैं, वो या तो रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, यूएन के डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसर्च बुक को यूज करके ये सारा का सारा आर्टिकल है जो कि बनाया गया और पूरा डॉक्यूमेंट करके ये वीडियो है जो कि बनाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक रियासत, जिसका अपना महाराजा थे हरि सिंह जी। पॉपुलेशन रफली 3/4 मुस्लिम थी 1947 सेंसस के आसपास, 77% मुस्लिम और 20% हिंदू। ज्योग्राफिकली बात करें तो 3 मेजर रीजन के अंदर डिवाइडेड था। कश्मीर वैली ज्यादातर मुस्लिम, कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन। वैसे ही जम्मू रीजन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हिंदू मेजोरिटी, वेस्टर्न में मुस्लिम मेजोरिटी, और लद्दाख जहां पे बुद्धिस्ट प्लस शिया मुस्लिम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ब्रिटिश ने जब पार्टीशन प्लान अनाउंस किया तो प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन करें या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। हरि सिंह ने इनिशियली बोला कि ना इंडिया ना पाकिस्तान, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। इस डिसीजन ने दोनों तरफ टेंशन बढ़ा दी। पाकिस्तान को लगा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट उनके साथ आना चाहिए। इंडिया का आर्गुमेंट था कि रूलर खुद डिसाइड करेगा, पर साथ में सेक्युलर इंडिया का विजन बहुत बड़ा था और सभी लोग यही चाहते थे। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट का ग्राउंड जो है वो तैयार हो गया। 1947-48 के अंदर एक ट्राइबल इन्वेजन हुआ, एक्सेशन हुआ और फर्स्ट वॉर है जो कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की डिक्लेयर हुई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से पश्तून ट्राइबल मिलिटेंट्स और लोकल सपोर्टर्स कश्मीर में घुस गए। इसी को हम ट्राइबल इन्वेजन या फर्स्ट कश्मीर वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि कहते हैं। ये लोग बारामूला तक आ गए, काफी जगह लूटमार हुई, किलिंग हुई, अबडक्शन की रिपोर्ट्स आई। महाराजा हरि सिंह की फौज कम थी, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इस क्राइसिस में हरि सिंह ने इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी। पहले तो माउंटबेटन के पास गए, माउंटबेटन ने इंडिया को रिकमेंड किया और इंडिया ने वहां पे कंडीशन रखी कि पहले तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करोगे, फिर हम अपने ट्रूप्स है जो कि भेजेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जैसे ही साइन किया वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर लीगली इंडिया के साथ एक्सीड हो गया। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पर भारत का कंट्रोल है जो कि हो गया। अब यहाँ पे पहला ही मुद्दा डिफेंस का था। तो 27 अक्टूबर इंडियन आर्मी का पहला ट्रूप्स श्रीनगर एयरफील्ड पर उतारा गया और फिर लगभग एक साल से ज्यादा लंबा वॉर चला। इस वॉर को हम इंडो पाक वॉर 1947-48 या फर्स्ट कश्मीरी वॉर है जो कि कहते हैं। कैजुअलिटीज का नंबर कुछ अप्रोक्सीमेटली था इंडियन सोल्जर्स का 1100 से 1500 के आसपास और 7 से 8000 टोटल इंडियन साइड कैजुअलिटीज देखने को मिली। वही पाकिस्तान साइड से अप्रोक्सीमेटली 20,000 मिलिट्री कैजुअलिटीज, जिसके अंदर ट्रूप्स थे, ट्राइब्समैन थे, काफी सारे देखने को मिलते हैं। फाइनली यूएन को बीच में आना पड़ता है। इंडिया ने जनवरी 1948 में कश्मीर इश्यू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। आर्गुमेंट था पाकिस्तान से आने वाले ट्राइब्समैन और सोल्जर एक इंडिपेंडेंट स्टेट को इन्वेड कर रहे हैं। यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 47 अप्रैल 1948 के अंदर उसको पास किया, जिसमें 3 मेजर पॉइंट्स थे। पहला तो सीज फायर, दोनों तरफ से फाइटिंग रोकनी है।
फिर डीमिलिटाइजेशन स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा और पहले पाकिस्तान अपने नेशनल जैसे कि ट्राइब्समैन है, फाइटर्स है, उनको वापस बुलाएगा। फिर इंडिया अपनी आर्मी मिनिमम लेवल तक रिड्यूस करेगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे हो सके। और उसके बाद था प्लेबिसाइड का आइडिया। जब एरिया सफिशिएंटली डिमिलिटाइज हो जाएगा, यूएन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर एक फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइड होना चाहिए, जिसमें लोग डिसाइड करेंगे कि उनको इंडिया की तरफ जाना है कि पाकिस्तान की तरफ जाना है। इंपॉर्टेंट चीज, ये रेजोल्यूशन चैप्टर 6 के अंडर था, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं, रिकमेंडेशन टाइप था। यानी कि रिकमेंडेशन दी गई थी कि आप ये कर सकते हैं। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर था, हमने बोला कि प्लेबिसाइड के लिए हम रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए पहली कंडीशन हमारी कि पाकिस्तान को पहले अपनी पूरी फोर्सेस हटानी पड़ेगी। पाकिस्तान का एक स्टैंड था, वो चाह रहा था कि पहले डिमिलिटाइजेशन के डिटेल से, पहले भी वो खुश नहीं था, इसलिए इंप्लीमेंटेशन पर डिसएग्रीमेंट है जो कि उनका हो रहा था। रिजल्ट क्या हुआ, 1 जनवरी 1949 को यूएन ने डील को ब्रेक किया और सीज फायर हो गया। बॉर्डर लाइन ड्रॉ हुई, जिसके बाद में हम सीज फायर लाइन और 1972 के बाद एलओसी कहते हैं। प्लेबिसाइड यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ। आज दोनों देश एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम करते हैं और कि तुमने यूएन की कंडीशन नहीं मानी, तुमने नहीं मानी, लेकिन आज भी रियलिटी आपके सामने है। फिर आता है 1950 से लेकर 1971, जहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिली, वॉर्स देखने को मिले और शिमला एग्रीमेंट देखने को मिला। अब 1950 से 60 में क्या होता है जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर का इंटरनल पॉलिटिक्स। शेख अब्दुल्ला इनिशियली इंडिया के साथ थे, पर ऑटोनॉमी के इशू पर 1953 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1950s में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी, जिसमें स्टेट्स को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला गया। यूएन ने क्लियर बोला कि ये असेंबली इलेक्शन प्लेबिसाइड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस पीरियड में आर्टिकल 370 का फ्रेमवर्क है जो कि और स्ट्रांग हो गया, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लैंड लॉज थे, जहां पे बाहर का कोई आके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। और उसके बाद 1965 और 71 की वॉर देखने को मिलती है। 1965 वॉर में कश्मीर की एलओसी के अराउंड हैवी फाइटिंग देखने को मिली। रिजल्ट क्या हुआ, स्टेटस को हुआ, पर ट्रस्ट और धीरे धीरे कम होता चला गया। वैसे 1971 में भी वॉर हुई जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। इसके बाद में डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है जो कि आता है, जिसको हम शिमला एग्रीमेंट 1972 कहते हैं। शिमला एग्रीमेंट के की पॉइंट्स क्या थे, इंडिया और पाकिस्तान डिस्प्यूट को बायलैटरली सॉल्व करेंगे। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे वो यूएन हो, यूएस हो, यूके हो, चाइना हो, कोई भी मीडिएटर कभी नहीं बनेगा। आज तक इसके ऊपर दोनों आपस में काम करते हैं। 1971 सीजफायर लाइन को भी लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर किया गया। दोनों कंट्रीज ने कमिट किया कि इसको यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जाएगा, इसीलिए आज हम उसको एलओसी मानते हैं। इंडिया ने 13,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा कैप्चर्ड टेरिटरी वापस पाकिस्तान को दे दी, एक गुडविल जेस्चर के तरह, और जिसको लेकर आज भी कंट्रोवर्सी होती है। इंडिया का आर्गुमेंट आज भी है कश्मीर स्ट्रिक्टली बायलैटरल इशू है शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से। यूएन या थर्ड पार्टी इसमें कोई भी मीडिएशन नहीं करेगी और ना ही कोई चाहता है। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या आर्गुमेंट है, पाकिस्तान बोलता है कि यूएन रेजोल्यूशन अभी भी वैलिड है, प्लेबिसाइड जो है वो होना चाहिए, जबकि शिमला एग्रीमेंट से लेकर आज तक 75 साल में ये कभी भी नहीं हुआ और वहां की जनता भी इंडिया को ही फेवर करती है। हुआ तो भी वो होना इंडिया के फेवर में ही था। उसके बाद 1980s 90s की बात करें तो यहाँ पे जब पाकिस्तान ने एक नई थ्योरी अपनाई जो कि इंसर्जेंसी मिलिटेंसी को लेकर थी। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव पार्ट पर, जो कि इंसर्जेंसी का पार्ट है। 1987 के इलेक्शन होते हैं और उसके बाद में मिलिटेंसी बढ़ती है। 1980 के एंड आते आते कश्मीरी पॉलिटिक्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था, इकोनॉमी बहुत वीक हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया था। वहां पे अगर आप देखोगे तो ऑटोनॉमी का जो प्रॉमिस किया गया था वो अधूरा रह गया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1980s के टाइम की। और 87 के स्टेट इलेक्शन पर भी काफी सारे ये एलिगेशन लगाए गए कि उसके अंदर काफी सारी चोरी हुई थी। इसके बाद स्पेशली 1989 से आर्म्ड मिलिट्री बहुत तेजी से बढ़ी। यहाँ पे कुछ ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की मांग करने लगे, कुछ पाकिस्तान के साथ मर्जर की बात करने लगे, कुछ को वहां से फंडिंग आने लगी और यहाँ पे कई सारे ग्रुप्स है जो कि बनना चालू हो गया। इंडिया का क्लियर स्टैंड था कि पाकिस्तान की एजेंसी जैसे कि आईएसआई यहाँ पे ट्रेनिंग और वेपन्स है जो कि अवेलेबल करवा रही है। पाकिस्तान हमेशा इसको डिनाई करता हुआ है, पर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि ओवर द टाइम मिले हैं जिसमें ये सब पता लगता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से 2017 तक अगर मैं डाटा की बात करूं तो नियर बाय 41,000 लोग हैं जो कि टोटल मारे जा चुके हैं। 14,000 जिसमें से सिविलियंस हैं, 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल हैं और 22,000 से ज्यादा मिलिटेंट्स हैं। 1989 से लेकर 2000 के बीच में वायलेंस जो है वो पीक पे थी। 2004 के बाद तो इंसिडेंट में काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में हायर नंबर देखने को मिलते हैं। वो लोग बोलते हैं 70-80 हजार लोगों की डेथ हुई है। मतलब चाहे आप इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखो या मिलिटेंट टेरर ग्रुप्स की तरफ,
सब तरफ से ह्यूमन राइट वायलेशन के एलिगेशन जो है वो हमेशा से मिलते हुए हैं। कस्टोडियल किलिंग होना, एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस होना, टारगेटेड किलिंग होना, बम ब्लास्ट, मैसाकेर, ये सब जो है वो न्यूज बहुत 20 साल तक लगातार 1980-90 के दशक में देखने को मिली। एक और बहुत बड़ा मुद्दा होता है वो कश्मीर पंडित के एग्जॉटस को लेकर। इसी पीरियड में एक बहुत बड़ा पेनफुल चैप्टर है कश्मीरी पंडित का एग्जॉटस। 1990s के आसपास वैली के हिंदू पंडित कम्युनिटी पे टारगेटेड किलिंग और थ्रेट्स के जरिए एटमॉस्फेयर जो है ना वो बहुत ज्यादा टेरराइज कर दिया गया। एक ये एस्टिमेशन है कि उस टाइम पे पंडित की पॉपुलेशन, कश्मीरी पंडित की जो पॉपुलेशन थी वो नियर बाय 1.25 लाख के आसपास थी। इनमें से 90,000 से 1 लाख लोगों ने 1990 के फर्स्ट मंथ में ही वैली जो है वो छोड़ना चालू कर दिया था और छोड़ भी दी थी। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से 1990 से लेकर 2011 तक 399 पंडित मिलिटेंट्स के हाथ है जो कि मारे गए। ज्यादातर पंडित जम्मू, दिल्ली या दूसरे शहरों में रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे, जहां पे कंडीशन बहुत टफ थी। यानी कि बहुत साल तक गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉमिस किया गया कि उनको अच्छी जगह मिलेगी, घर मिलेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं मिला। आज तक कंडीशन सेम है। इस ऑक्सर्टर्स को कुछ लोग एथनिक क्लीनिंग भी बोलते हैं। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि जेनोसाइड वर्ड लीगली फिट नहीं होता है, क्योंकि फेयर और टारगेटेड वायलेंस या और साथ में स्टेट का फेलियर, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारे नैरेटिव जो है वो डिफर करते हैं। कई कश्मीरी मुस्लिम्स कहते हैं कि गवर्नर जगमोहन ने पंडित को एंकरेज किया लीव करने के लिए, जिससे मूवमेंट जो है वो थोड़ा कम्युनल दिखने लग जाए। पंडित ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमें मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट कई सारे स्लोगन और कई सारे लोगों ने यहाँ पे हमारे यहाँ पे अटैक किए, हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दी गई और उसके बाद में उनका छोड़ना चालू हो गया। सच क्या है? प्रोबेबली एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये बोलेगा कि समवेयर इन द मिडिल, यानी कि कुछ गवर्नमेंट से गलती है, कुछ यहाँ पे अफवाह जो फैलाई गई, जो यहाँ पे मिलिटेंट्स ने जो अटैक करने के लिए बोला, जो अटैक हुआ, जो डराया धमकाया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद चलते हैं 1999 के अंदर। अब थोड़ा नॉर्थ साइड चलते हैं, जो कि है कारगिल की तरफ। 1999 में पाकिस्तान के सोल्जर्स और मिलिटेंट एलओसी क्रॉस करके इंडिया साइड के हाई पीक जैसे कि टाइगर हिल और टोलोलिंग एरिया पर बैठ गए। इससे कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ। मई से लेकर जुलाई 1999 तक इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। हाई एटीट्यूड वॉरफेयर, माइनस का टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस। ऑफिशियल इंडियन फिगर है कि 527 इंडियन सोल्जर यहाँ पे शहीद हुए और 1300 जो है यहाँ पे घायल हुए। पाकिस्तान की कैजुअलिटी का नंबर बहुत बड़ा था, वहां पे हजारों के अंदर नंबर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे बहुत पड़ा। उसके बाद आपको हार के बाद में अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ा। इंडिया ने वापस से सारे के सारी पीक को क्लेम कर लिया और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के नाम से आज भी हम इसको याद करते हैं। कई सारी मूवीज आपने इसके ऊपर देखी होगी। कारगिल एक तरीके से रिमाइंडर था कि ये इवेंट जो हुआ वो न्यूक्लियर टेस्ट 1998 के बाद में कश्मीर की वजह से फुल स्केल वॉर का रिस्क इतना ज्यादा डेंजरस हो गया था और न्यूक्लियर टेस्ट भी उस टाइम पे हम कंडक्ट कर चुके थे। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। फिर दौर आता है 2000 से लेकर 2010 तक का, जहां पे डायलॉग्स करे गए, सीज फायर और प्रोटेस्ट वेव्स देखने को मिलती है। 2000 में एक इंटरेस्टिंग मिक्स दिखता है। 2003 के अंदर इंडिया पाकिस्तान एलओसी सीज फायर अनाउंस करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन और शिलिंग बहुत ज्यादा कम है जो कि होने लगती है। बस डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है, क्रिकेट डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है, पीस टॉक आपस में डिसाइड होती है। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे काफी मिनिस्टर्स भी इधर उधर जा रहे थे, लेकिन वैली के अंदर 2008, 2010 और 2016 के अंदर मास प्रोटेस्ट है जो कि वेव्स देखने को मिलती है। अमरनाथ का लैंड ड्रो देखने को मिला है, फेक एनकाउंटर के एलिगेशंस देखने को मिले। कई सारे मिलिटेंट कमांडर जैसे कि बुरहान वानी का किलिंग हुआ, उसके बाद से स्टोन पेल्टिंग होना, हड़ताल होना, इंटरनेट शटडाउन होना, ये सब भी 2008-10 के बीच में देखने को मिलता है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे ह्यूमन राइट वायलेशन के एलिगेशन लगना, मिलिटेंट्स पे भी टारगेटेड किलिंग करना, अटैक्स सिविलियंस के ऊपर करना, इस तरीके के पॉइंट देखने को मिलते हैं। फिर आता है यहाँ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है 2019 को लेकर। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। 5 अगस्त 2019 इंडिया की पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिक डिसीजन है जो कि देखने को मिलता है, जहां पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर प्लस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है के थ्रू आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस जो है वो लार्जली रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया, जिससे पहले आउटसाइडर लैंड परचेज नहीं कर सकते थे। अब चेंजेस क्या होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस, स्टेटहुड हटा, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेशन बना और लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेशन। 100+ सेंट्रल लॉज जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई हो गए। बहुत सारे स्टेट लॉ रिपील या फिर मॉडिफाई हो गए। कम्युनिकेशन लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू हुआ, लीडर्स का डिटेंशन हुआ। इनिशियली काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए गए। पाकिस्तान ने भी इसे स्ट्रांगली अपोज किया, यूएन और इंटरनेशनल फोरम में इशू उठाया। लेकिन 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मूव को कॉन्स्टिट्यूशनली होल्ड किया और बोला कि स्टेटहुड एज सुन एज पॉसिबल वापस किया जाए।
पर रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैलिड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये वैलिड हो गया। आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, रिमूव करके इसको इंटीग्रेशन जो है वो भारत में कंप्लीट कर दिया गया। अब इन्वेस्टमेंट, जॉब, वुमेन एंड दलित के राइट्स सब पर यूनिफॉर्म लॉ है जो कि लागू होने लगे, यानी कि पूरे देश में एक समान कानून। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि कई सारी नई जो कश्मीरी पार्टीज बनी, कई सारे स्कॉलर्स थे, उनके बिना कंसर्न के ये पॉइंट है जो कि एड ऑन किया गया, जिससे फेडरल स्पिरिट जो है ना वो वहां पे कम हुई है। डेमोग्राफिक चेंजेस का फेयर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि सबको लगने लगा कि आउटसाइडर जो है वो लैंड राइट्स ले लेंगे, लैंड्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ग्राउंड पर इसका क्या इंपैक्ट हुआ ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। वायलेंस नंबर में ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगर आप एनुअल मिलिटेंसी या रिलेटेड डेथ 1990 के मुकाबले अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे 2019 के टाइम के बाद में बहुत कम हो गए हैं। ओके, थोड़े बहुत एनकाउंटर्स, अटैक्स, इंटरनेट शटडाउन, पॉलिटिकल डिटेंशन ये आज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले से नंबर बहुत कम हो गया है। कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सुनाई देते हैं, जैसे कि हाईवे, टनल्स, टूरिज्म का बूस्ट होना। गवर्नमेंट इनको हाईलाइट करती रहती है। हालांकि कई सारे अपोजिशन पार्टी बोलते हैं कि ये सब सिविल लिबर्टीज को सेक्रीफाइसेस हो गई है, पॉलिटिकल वॉइस दबा दी गई है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि करंट में स्टेटस क्या है, 2020 और आज 2025 के बीच में यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमें एक फेयरली समझने की जरूरत है। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 3 लेवल पे एग्जिस्ट करता है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के ओकेजनली बॉर्डर फायरिंग होती है, डिप्लोमेसी होती है, वाटर ट्रीटीज की बात होती है, टेरर अटैक्स के बाद में टेंशन देखने को मिलती है। इसी प्रकार से रीजनल लेवल के ऊपर भी ये देखने को मिलता है। एलओसी के दोनों साइड पे हैवीली मिलिटाइज जोन बनाई जा रही है, लैंड माइंस, बंकर, डिवाइडेड फैमिलीज। और ह्यूमन लेवल पे बात करें तो कश्मीरी मुस्लिम्स, पंडित्स, साथ में जम्मू रेसिडेंट, लद्दाखी, ये सबके भी अपने अपने एस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। और कोई फुल इंटीग्रेशन चाहता है, कोई फुल आजादी, कोई फुल ऑटोनॉमी, तो इस तरीके से कोई फुल पीस एंड जॉब चाहता है। तो सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑफिशियल डाटा क्या दिखाता है ये हमें समझना जरूरी है। कि पिछले 5 साल में जब हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, इंफ्रा की बात करते हैं, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, तो हर चीज के अंदर हम लोग आज कहां पे पहुंच गए ये हमें समझना जरूरी है। और फैक्ट के साथ में हमें नंबर समझना बहुत जरूरी है। जब 370 हटाया गया था तो कई सारे लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस जो कि करे गए थे, जैसे कि टेरर कम होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब बढ़ेगी, टूरिज्म बूम करेगा और डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में क्या क्या रह गया है और क्या क्या हो गया है। सबसे पहले टेरर इंसिडेंट का ग्राफ जो है वो समझ लो। होम मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से 2018 में, यानी कि 370 हटने से पहले 614 टेरर इंसिडेंट जो है वो देखने को मिले थे। 2019 जब हटा दिया गया उसके बाद में ये 594 इंसिडेंट हुए। 2020 की बात करें तो 244 इंसिडेंट रह गए, जो कि कम हो गए काफी। 2021 में 129 रह गए, लॉकडाउन का टाइम था। 2022 में 125 रह गए। 2023 में सिर्फ 26 केस है जो कि अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2018 में जहां पे 1300 स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट थे, गवर्नमेंट बोलती है कि 2019 के बाद में रजिस्टर्ड स्टोन पेल्टिंग 0 हो गई है, यानी कि ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग ऑफिशियली रिकॉर्ड अब नहीं है। इसका मतलब है कि यानी कि मैक्रो लेवल पर टेरर रिलेटेड इंसिडेंट और स्ट्रीट वायलेंस दोनों में काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगर हम बात करें सीरियस अटैक्स के बारे में तो वायलेंस अभी भी पूरी खत्म नहीं हुई है, पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनकाउंटर्स 2018 में 189 से घट के 2023 में 48 हो गए हैं, लेकिन 2024 मिड तक भी 21 एनकाउंटर है जो कि रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें हमारे 10 जवान और 14 सिविलियन है जो कि मारे गए हैं। इसके अंदर आपने पहलगाम के पास एक ब्रूटल अटैक हुआ जहां पे लगभग 26 लोग मारे गए, मोस्टली टूरिस्ट लोग थे। उसके बाद 48 से ज्यादा टूरिस्ट रिसोर्ट जो है वो टेम्परेरी बंद कर दिए गए और टूरिज्म में काफी बड़ा इंपैक्ट हुआ। यहाँ तब तक एक तरफ ओवरऑल इंसिडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोन पेंटिंग कम हुई है, दूसरी तरफ कभी कभी हाई प्रोफाइल अटैक्स जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि उसकी वजह से अनसर्टेनिटी और फेयर जो है वो वापस आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको नंबर बताया कि कहां पे 2018 में 600 प्लस से 2025 तक 26 तक जो है ये पहुंच गए थे। अब आते हैं टूरिज्म के ऊपर, गोल्डन पीरियड या फिर एक अपने आप में प्रोपोगेंडा है। तो टूरिज्म को लेकर सब लोग टीवी पे बहुत डिबेट करते हैं। कई लोग बोलते हैं टूरिज्म बहुत जम कर गया है, कई लोग बोलते हैं नंबर फेक है। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लस इकोनॉमिक सर्वे का डाटा बोलता है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट पूरे यूटी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 25 लाख देखने को मिली। 2022 में ये नंबर बढ़ के 1.25 करोड़ से भी ज्यादा था, 1.88 करोड़ था जम्मू प्लस कश्मीर में। 2023 में 2.11 करोड़ टूरिस्ट था, जो कि हाईएस्ट एवर जम्मू कश्मीर में रहा। 2024 के अंदर ये नंबर 2.35 करोड़ टूरिस्ट तक पहुंच गया, जिसमें से जम्मू में 2 करोड़ और कश्मीर में 35 लाख लोग देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मैं जब खुद गया था तब मैंने वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट है जो कि देखने को मिले थे। फॉरेन टूरिस्ट की बात करें 2021 में जहां पे सिर्फ 1600 थे, अब वो बढ़ के 65,000
2024 में देखने को मिलता है, यानी कि 300% से भी ज्यादा जंप। मतलब माइक्रो नंबर्स क्लियरली बूम दिखाते हैं, स्पेशली पिलग्रिम्स की डेस्टिनेशन वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, ऑलराइट, बहुत सारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सब, गुलमर्ग, सोनमर्ग यहाँ पर। लेकिन दो चीजें यहाँ पर भी हमें समझना जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से लास्ट 4 साल में टोटल टूरिस्ट सिर्फ 13% कश्मीर गए, बल्कि ज्यादातर वो जम्मू साइड में गए हैं। 2025 का जब पहलगाम का मैसेकर के बाद से अब रिपोर्ट के हिसाब से वहां पे लाखों बुकिंग है जो कि कैंसिल हो गई है। अब वहां पे होटल खाली पड़े हैं, रिसोर्ट बंद पड़े हैं, लोकल टूरिज्म जो है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुका है, यानी कि इनकम जो है वो लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि एक बार तो बहुत पीक आया टूरिज्म में, लेकिन जब ये अटैक्स हुए उसके बाद में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। तो जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म में 2019 के बाद से लेकर 2024 तक काफी अच्छा रिकॉर्ड तोड़ बूम हुआ, लेकिन जब तक हम लोग अच्छी सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, इसी तरीके से टूरिज्म जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, जो कि हमारे लोकल जॉब्स के लिए और लोकल जनता के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थर्ड मुद्दे की बात करते हैं, जो कि डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स को लेकर। अब सबसे बड़ा क्लेम, आर्टिकल 370 के बाद विकास की गंगा बह रही है, जॉब्स की बारिश हो रही है, ये डाटा के अंदर और कई सारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की। देखो, होम मिनिस्ट्री और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से गवर्नमेंट बोलती है कि 2019 से 2024 के बीच में लगभग 5,500 करोड़ से भी ज्यादा का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जो कि डिफरेंट सेक्टर में आया है। एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2021 में लाई गई, जिसके अंदर 2020-21 में 310 इन्वेस्टमेंट, 21-22 में 175 और 22-23 में 1,000 से ज्यादा अप्रूवल किए। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिसंबर 2024 तक रिसीव हुआ, जिससे अप्रॉक्स 6 लाख जॉब का पोटेंशियल बताया जा रहा है। 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी है, जिससे लगभग नियर बाय 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 63,000 डायरेक्ट जॉब्स का क्लेम है, जो कि सरकार करती है। यानी कि पाइपलाइन में बहुत ज्यादा कुछ है, लेकिन रियलाइजेशन अभी बहुत ज्यादा ग्रेजुअल है। एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे लैंड और डेमोग्राफी के फेयर को लेकर। आर्टिकल 370 के बाद में 35A हटने के बाद में एक बहुत बड़ा इशू जो बन गया था, वो ये बन गया था कि सरकारी जमीन अब बाहर के लोग आके जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। अब तक का ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या बोलता है? देखिए, 2019 से 25 के बीच में मात्र 631 नॉन रेसिडेंट ने मिलकर टोटल अराउंड 386 कैनल्स यानी कि 48 एकड़ लैंड है जो कि खरीदी है। टोटल वैल्यू उसकी मात्र 130 करोड़ रुपए के आसपास है। जम्मू रीजन में 378 बायर्स है, कश्मीर रीजन में 253 बायर्स है, और ये नंबर जो है ना वो बहुत बहुत कम है। पूरे जेएनके का एरिया 1 करोड़ प्लस कैनल स्केल पर सोचो तो उसके मुताबिक 386 कैनल न्यूमेरिकली बहुत छोटा है, यानी कि सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं है कि बाहर के लोगों ने यहाँ पे जमीन ली हो। तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से नैरेटिव है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। अभी तक आउटसाइडर्स ने आधा कश्मीर ले लिया होगा, ले लिया है, ले लेंगे, ये सारे के सारे एग्जैजरेटेड नंबर है। कई लोग बोलते हैं कि कोई भी चेंज नहीं आया, ऐसा भी बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे काफी इंफ्रा के अंदर और काफी रोड नेटवर्क में, काफी बिजली पानी के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो कि देखने को मिला है। डेमोक्रेसी और इलेक्शन के बारे में बात करें तो 2024 का जो इलेक्शन था ना लोकसभा का, वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट यही है कि लोकसभा 2024 में जम्मू एंड कश्मीर का ओवरऑल टर्नआउट 58% के आसपास रहा, जो पिछले 30 से 40 साल से में हाईएस्ट है। और अगर सिर्फ वैली का भी अगर हम डाटा देखें ना, तो 2019 लोकसभा में कश्मीर वैली का टर्नआउट नियर बाय 19% के आसपास था। 2024 में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, इन सब के अंदर नियर बाय 50 से 51% के आसपास वोटिंग है जो कि देखने को मिली, यानी कि 30% से भी ज्यादा का जंप देखने को मिला। सीट वाइज देखोगे तो श्रीनगर में 38% के आसपास है, जो कि हाईएस्ट था अपना। बारामूला में नियर बाय 60%, अनंतनाग में भी 53 के आसपास, और लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए निकल रहे हो या फिर उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से रेस्पॉन्स देने के लिए निकल रहे हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन जब डेमोक्रेसी में बढ़ता है तो उससे एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है जो कि मिलती है। अब आगे बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, लॉकडाउन और फेयर साइड को लेकर। जब भी आर्टिकल 370 के बाद नॉर्मलसी की बात होती है तो एक और एंगल इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है राइट्स और फ्रीडम को लेकर। 2019 से 2021 में लॉन्गेस्ट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है जो कि रहा। फोन, इंटरनेट बैन और लोकल मीडिया हेवीली रिस्ट्रिक्ट है जो कि कर दी गई। एस्टिमेशन के हिसाब से 3 से 4 हजार लोग जो है वो डिटेन किए गए, जिसमें पॉलिटिशियन, सेपरेटिस्ट, एक्टिविस्ट, यंग मैन, ये सब लोग शामिल है। लॉकडाउन पीरियड में नियर बाय 59 लोगों की जानें चली गई। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने प्रिवेंटिव डिटेंशन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इनको भी यूज करने के लिए बोला, लेकिन काफी इंटरनेट शटडाउन है जो कि यहाँ पे रहा।
और इसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो ये था कि ये टफ मेजर हमें टेररिज्म को ब्रेक करने के लिए नेसेसरी लेने थे। और नंबर्स की बात करें जैसे कि टेरर इंसिडेंट, स्टोन पेल्टिंग, हाई टूरिज्म, ये सब एक तरीके से प्रूफ के तौर पर सरकार के द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम का क्लासिक ट्रेड ऑफ यहाँ पे क्लियरली जो है वो देखने को मिलता है। अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि किसके अंदर क्या हुआ। आर्टिकल 370 हटने के टेरर कम हुआ, नॉट ट्रूली ट्रू। सीरियस अटैक्स जैसे कि पहलगाम वो अभी तक देखने को मिलता है। कई सारे टेररिस्ट अटैक है जो कि आज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ पार्टली सही भी है क्योंकि टेरर अटैक जहां पे 614 थे वहां से गिर के जो है अभी बहुत कम हो चुके हैं। दूसरा एक और व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा, टूरिज्म बूम सिर्फ व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। डाटा क्लियरली दिखाता है कि 2023-24 में 1 करोड़ से ज्यादा के टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट भी 50,000 से ज्यादा के पिछले 4 साल में आए हैं। यानी कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोलना कि ये बूम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो गलत है, क्योंकि अटैक होते हैं तो उसके बाद वापस से जो है टूरिज्म क्रैश हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है, ये भी एक व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी यहाँ पे मेजर इशू है। ऑफिशियल इंडिया वाइड जॉबलेस रेट तो गिर गई है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए मल्टीपल सर्वेज स्टिल ये दिखाते हैं कि वहां पे जॉब्स अभी भी बहुत कम है। न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट बहुत ज्यादा यहाँ पे लग गई है, कई सारे जॉब्स क्रिएट हो रही है, पॉपुलेशन यहाँ पे लार्ज स्केल के लेवल के ऊपर बढ़ रही है, ऐसा कहना भी गलत है। डेफिनेटली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगे हैं, लेकिन जॉब्स का जैसे कि मैंने आपको बताया अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, कई लोग व्हाट्सएप पे ऐसा बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अंदर 60% के आसपास वोटिंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे के सारे डाटा बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमें बायस नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ। तो जब नेक्स्ट टाइम आप आर्टिकल 370 पे कोई डिबेट सुने तो सिर्फ एक चैनल या फिर एक क्लिप या एक ओपिनियन पे अपना नंबर मत रखिए। ये वीडियो को पूरा देखिए, रिपोर्ट्स देखिए, लोकसभा के रिप्लाईज देखिए, सारा का सारा जो मैंने डाटा आपको बताया उस पर अपना डिसीजन है जो कि बनाए। अगर आपको ये डाटा ड्रिवन बैलेंस्ड एक्सप्लेनर यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपके यूपीएससी, डिफेंस और जितने भी एग्जाम है उसके अंदर भी डाटा आपके बहुत काम आएगा और आप समझेंगे कि हर चीज जो है वो पूरी तरीके से व्हाट्सएप पे या फिर पूरी तरीके से मीडिया पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको एक ओरिजिनल मिथ वर्सेस फैक्ट का एनालिसिस जो है वो करना चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप इस तरीके का मिथ वर्सेस फैक्ट वाला अगर कोई और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।